50% लोग थे जब ये कोविड आया उसके बाद, उनकी इनकम जो है 62% घट गई। 62% घट गई, मतलब ये ऐसा चौंकाने वाला फिगर है। 62% घट गई। और जो ऊपर के 5% थे उन लोगों की इनकम जो है बहुत बढ़ गई। पोर्ट होता है और वो उस एरिया का मोनोपोली होता है, उस शहर की मोनोपोली होती है। अब जब से इन्होंने निजीकरण करना शुरू किया एयरपोर्ट्स वगैरह का, अभी 6 एयरपोर्ट्स पहले अडानी को दे दिए, फिर और कई सारे दे दिए। पोर्ट्स तो करीब करीब सारे ही अडानी को दिए जा रहे हैं। तो अभी हाल में खबर आई थी कि उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट में जो लैंडिंग फीस, जो फीस चार्ज करती है वो एयरपोर्ट, 6 गुनी बढ़ा दी। 6 गुनी एक बार में बढ़ा दी। जब आप प्राइवेट मोनोपोली बना देंगे तो वो तो जाहिर है कि लूटेंगे। सरकार ये कहती है कि नहीं नहीं वो रेगुलेटेड है, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको रेगुलेट करती है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक प्राइवेट मोनोपोली होती है, साल में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी होंगे और जिन लोगों ने ये समस्या बढ़ाई है, खड़ी करी है, जो उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं, खासकर मौजूदा सरकार, उसको उसका नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो मुझे बहुत खुशी से निकाला जा सकता है। इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई है पिछले खासकर कुछ सालों में। 1920 में या 21 में ये देखा गया कि जो नीचे के 50% लोग थे जब ये कोविड आया उसके बाद, उनकी इनकम जो है 62% घट गई। 62% घट गई, मतलब ये ऐसा चौंकाने वाला फिगर है। 62% घट गई। और जो ऊपर के 5% थे उन लोगों की इनकम जो है बहुत बढ़ गई। इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई है कि अगर आप 1% वेल्थ टैक्स भी लगा दें, एनुअल वेल्थ टैक्स 1% लोगों की असली वेल्थ के ऊपर, और 30% एस्टेट ड्यूटी लगा दें, जो कि ज़्यादातर देशों में होती है, यानी कि जब किसी की मौत होती है तो उसकी वेल्थ सारी की सारी उसके बच्चों के पास ना चली जाए, उसमें से कम 30% स्टेट के पास आ जाए। सब देशों में होता है, हिंदुस्तान में बस ऐसा नहीं है। इसी से इतना पैसा निकल आएगा कि आप सब लोगों को न्यूनतम मजदूरी पर रोज़गार दे सकें। तो इसलिए ये तो बिल्कुल हमारी बेसिक डिमांड है। बाकी जो डिमांड्स हैं जिसका जिक्र सुबह ज़रूर हुआ होगा, ये जो हमारी भारत रोज़गार संहिता की जो बाकी डिमांड्स हैं कि भाई आप सरकार के जो रिक्त पद हैं उनको जल्दी से भरिए, आप पब्लिक सेक्टर में अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन नहीं करिए। अब देखिए, पब्लिक सेक्टर में 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये हम लोग को बात अच्छी तरह से ठीक से समझ लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हो ही नहीं सकता। अगर पब्लिक सेक्टर कुछ ऐसे सेक्टर्स में है, जैसे मान लीजिए जूते बनाने की कंपनी है, कपड़े बनाने की कंपनी है, मान लीजिए वो पब्लिक सेक्टर में है। जूते बनाने और कपड़े बनाने की कंपनी ऐसी है कि उसमें पब्लिक सेक्टर को होना ज़रूरी नहीं है, उसका आप निजीकरण कर सकते हैं, सरकार उससे हट सकती है। क्योंकि जूता और कपड़े बनाने की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें खूब अच्छा कंपटीशन है और उसमें कोई ऐसे सब्सिडाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल मोनोपोली सेक्टर्स हैं, जैसे रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, कई सेक्टर्स हैं जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, यानी कि उसमें आप कंपटीशन नहीं ला सकते। एक शहर में नॉर्मली एक ही एयरपोर्ट होता है, एक जगह एक ही पोर्ट होता है और वो उस एरिया का मोनोपोली होता है, उस शहर की मोनोपोली होती है।
अब जब से इन्होंने निजीकरण करना शुरू किया एयरपोर्ट्स वगैरह का, अभी 6 एयरपोर्ट्स पहले अडानी को दे दिए, फिर और कई सारे दे दिए, पोर्ट्स तो करीब करीब सारे ही अडानी को दिए जा रहे हैं। तो अभी हाल में खबर आई थी कि उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट में जो लैंडिंग फीस, जो फीस चार्ज करती है वो एयरपोर्ट, 6 गुनी बढ़ा दी, 6 गुनी एक बार में बढ़ा दी। जब आप प्राइवेट मोनोपोली बना देंगे तो वो तो जाहिर है कि लूटेंगे। सरकार ये कहती है कि नहीं नहीं वो रेगुलेटेड है, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको रेगुलेट करती है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक प्राइवेट मोनोपोली होती है, रेगुलेटर होता है, तो उसमें करप्शन भयंकर होता है और रेगुलेटर को करप्ट करके प्राइवेट मोनोपोली अंधाधुंध प्रॉफिट कमाती है, लोगों को, जनता को लूटा जाता है। तो इसलिए जो भी मोनोपोलिस्टिक सेक्टर्स हैं, जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, उसमें बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर सब्सिडी की ज़रूरत होती है, वहाँ प्राइवेट कंपनियाँ भी हो सकती हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, बैंक्स हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि न्यूनतम एजुकेशन और न्यूनतम हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का दायित्व सरकार का होना चाहिए और है, इसलिए जो कमांडिंग हाइट्स हैं एजुकेशन सेक्टर के, हेल्थ सेक्टर के और बैंकिंग सेक्टर के, इन कमांडिंग हाइट्स पर हमारा पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। जो अभी किया जा रहा है कि भाई धीरे धीरे करके सरकार एजुकेशन से निकल जाए, सब प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बना दी जाए, प्राइवेट स्कूल्स को दे दिया जाए, हेल्थ केयर से निकल जाएं, सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह बना दिए जाएं, अब तो खैर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वगैरह भी, बैंक से निकल जाएं, एक एक करके बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेन दायित्व इन सेक्टर्स में सरकार का है। तो इसलिए ये हमारी तीसरी डिमांड है। दूसरी डिमांड तो आपको बता ही दी कि भाई सारे जितने रिक्त पद हैं, सरकार जो अभी 1 करोड़ से ज़्यादा रिक्त पद हैं सरकार में, सारी सरकारों में, पब्लिक सेक्टर का मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा, और ये भरे नहीं जा रहे, और भरे भी जाते हैं कभी कभी तो खूब बेईमानी हो रही है। तो इसीलिए एक उसका टेम्पलेट बनाया गया है कि भाई किस तरह से आप उनमें भर्ती कर सकते हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जल्दी से 6 महीने के अंदर सारी भर्तियां हो जाएं जितने रिक्त पद बचे हैं। और चौथा डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। अभी हम ये देख रहे हैं, देखिए एक कानून बना था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अभी तो उन सबको इन्होंने लेबर कोड्स में सब कानूनों को ले आए हैं। उसका मकसद बड़ा सिंपल था कि जो परमानेंट जॉब्स हैं, पेरेनियल जॉब्स हैं, वो आप कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकते, उसमें आपको रेगुलर जॉब्स ही देने पड़ेंगे। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट पर आप देते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ना तो पूरे पैसे देता है, ना उसके कोई सोशल सिक्योरिटी होता है, ना उसका कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ नहीं होता। और इसलिए लेबर का खूब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू। और अब तो हम देख रहे हैं कि सरकार जो है टीचर्स के जॉब्स भी कॉन्ट्रैक्ट पर दे रही है। अंधाधुंध कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है नौकरियों का। तो ये सब बंद होना चाहिए, जो कि एक एक्सप्लॉयटेशन का ज़रिया बन गया है। तो मेरा ये मानना है कि आज वो समय आ गया है हिंदुस्तान में कम से कम, जहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन रोज़गार के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है, इन 4 बिंदुओं के ऊपर। और इस आंदोलन में बहुत तरह तरह के, देखिए युवा लोग तो उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं आज, एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के।
तो युवा वर्ग तो उसकी बिल्कुल अगुवाई करेगा, लेकिन युवा वर्ग के अलावा बहुत सारे हर वर्ग से लोग इसमें जुड़ जाएंगे। खासकर जो यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट तो खैर यूथ ही हुए, लेकिन हर तरह के लोग इसमें जुड़ जाएंगे। और ये आंदोलन मेनली सिविल सोसाइटी के द्वारा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर इसमें शिरकत करें, सपोर्ट करें, लेकिन इसका जो बिल्कुल फोरफ्रंट है वो सिविल सोसाइटी और संयुक्त युवा मोर्चा जैसे संगठनों के द्वारा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग अगर इसको इमेजिनेटिवली इसका प्रयास करें तो अगले 1 साल में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी होंगे, और जिन लोगों ने ये समस्या बढ़ाई है, खड़ी करी है, जो उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं, खासकर मौजूदा सरकार, उसको उसका नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये युवा हल्ला बोल ने इसकी एक अगुवाई करी और एक संयुक्त युवा मोर्चा का गठन कराया गया, और आप लोग सब उसमें जुड़े हैं। और अगर हम लोग इमेजिनेटिवली और ईमानदारी से और पूरा ज़ोर लगाकर, दिल लगाकर, दिमाग लगाकर इस आंदोलन को खड़ा करते हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन एक समय पर खड़ा हुआ था, उससे भी बड़ा